हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। आज हमारे बीच में और एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने, मिस्टर मृदुल पांडे। मृदुल हमारे यहीं के विद्यार्थी रहे और एमए के बाद इन्होंने बहुत मेहनत की और जेआरएफ क्वालिफाई किए बहुत अच्छे स्कोर से। फिर पीएचडी एंट्रेंस भी क्वालिफाई किए और इन्होंने सभी को, जितने बच्चे जो मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए एक बढ़िया मोटिवेशन रहेगी जब मृदुल को सुनेंगे किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और किस तरीके से सक्सेस अचीव किए। तो आज हमारे बीच में मृदुल हैं। मृदुल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम मृदुल पांडे है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ 2019-21 बैच से। उसके बाद मैं 2021 में जब बैच खत्म हो गया हमारा एमए का, फिर मैंने लगभग 1 साल का ब्रेक लिया और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। फिर 2022 में फिर से मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी शुरू की। 2022 दिसंबर में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। फिर क्योंकि साइकिल पीछे चल रही थी यूजीसी नेट एग्जाम्स के जो डिस्टरबेंस था कोविड का, तो 2023 में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जो कि एग्जाम साइकिल दिसंबर 2022 का था। उसमें मेरा 111 क्वेश्चन सही था। और मृदुल, ये बताइए आपने किस तरीके से कोविड के समय में आपने पीजी किया, बहुत सारे स्ट्रगल और क्राइसिस के बावजूद भी कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली तैयारी किया, ये हमारे स्टूडेंट से शेयर करिए। सर, ड्यूरिंग एमए यहाँ पे हमारे जो क्लासमेट्स थे वो लोग भी तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग थे पहले से नेट जेआरएफ के बारे में सब कुछ जानते थे, तैयारी कर रहे थे। तो शुरुआत में तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, वनडे एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन बाद में फिर मैं, जब हमारे जो क्लासमेट्स थे उन सारे लोगों ने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया कि मतलब मैं इधर भी तैयारी वारी कर सकता हूँ, तो फिर मैंने जब थोड़ा फोकस करना शुरू किया तो चीजें पता चलती चली गई। फिर पहली बार एग्जाम तो एमए थर्ड सेमेस्टर में दिया था, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। टोटल मुझे लगता है 80 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। फिर गैप रहा 1 साल का। फिर जब मैंने दोबारा एग्जाम दिया तो तैयारी के साथ एग्जाम दिया, तो फिर मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। उसमें तैयारी ऐसे की थी कि जैसे पहली बार जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ तो मैं थ्योरी पार्ट जो है यूनिट 1 थ्योरी पार्ट को मैं पढ़ रहा था अलग अलग सोर्सेस से, यूट्यूब से, कुछ किताबें जैसे क्या बोलते हैं इंडियन थिंकर्स को पढ़ने के लिए वीके नागला पढ़ा। थोड़ा जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स पढ़ने के लिए एक किताब है दोषी एंड जैन की, पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स की, वो पढ़ा। और बाकी यूट्यूब सोर्सेज यूज कर रहा था। तो इस तरीके से दिया था। दोबारा जब जेआरएफ क्वालिफाई हुआ उस बारी मैंने कुछ मतलब टेक्निक्स को, जो मेरे अप्रोचेस थे उसको मैंने थोड़ा चेंज किया। फिर मैं प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगा। तो पेपर 1 के लिए मैंने टेक्स्ट बुक एक ऐप आती है, तो उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। तो उससे मैंने मतलब ये मेरा डेली का रूटीन हो गया था कि मैं कुछ पढ़ूं या ना पढ़ूं दिन भर में, लेकिन एक टेस्ट में जरूर सॉल्व करता था पेपर 1 का। और पेपर 2 के लिए भी यही सेम चीज पीवाईक्यू के लिए फॉलो किया कि एक जरूर करता था। तो लगभग 150 क्वेश्चन में रोज सॉल्व करता था, इस बेसिस पे कि पूरा एक पेपर में रोज सॉल्व करना। वेरी गुड। तो मृदुल, आपने जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को तैयारी के माध्यम से आपने देखा होगा कौन सी पोर्शन आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ था जो आपको आसानी से कर लिया, और कौन सी चीजें जो आपके लिए थोड़ी सी वीकनेस था, और फिर आप उस वीकनेस को कैसे रिकवर किया या किस तरीके से कंपेंसेट किया। सर, यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमए का जो सिलेबस है, तो सिलेबस इतना सटीक, इतना अच्छा है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो एमए सीरियसली थोड़ा पढ़ेगा तो नेट के एग्जाम में जो थिंकर्स आते हैं 26, उसमें से लगभग थिंकर्स हम लोग पढ़ लेते हैं अपने एमए सिलेबस में। तो एक तो ये था कि जो थिंकर वाला पोर्शन था वो हम लोग पहले से थोड़ा, वो हम लोग का अच्छा था। यहाँ के आप लोगों ने पढ़ाया सब लोगों ने, तो सिलेबस के हिसाब से वो थिंकर्स का पार्ट तो थोड़ा ठीक था पहले से। बाकी बाद में जब तैयारी शुरू की तो उसको जो बचे हुए थिंकर्स थे, क्योंकि सारे तो पढ़ाए नहीं गए थे, लेकिन जो बचे हुए थिंकर्स थे उनका भी रेफरेंस हम लोग जानते थे, तो वो भी पढ़ा फिर। बाकी जो क्या बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूनिट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं पढ़े थे हम लोग।
तो उसको पढ़ने के लिए अलग रिसोर्सेज यूज किया। वो पहले अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चंस धीरे धीरे याद होने लगे। तो इस तरीके से फिर एग्जाम में तो बिल्कुल फाइनल चीज आपसे ये बात करेंगे, जो आपकी सक्सेस के लिए जो आप किसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, आपके पीछे जो मोटिवेशन जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, और उसको थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताइए, ताकि वो भी वो सारे सपोर्ट को ये भी एग्जीक्यूट करें और फिर अपने सक्सेस की तरफ बढ़े। सर, सराउंडिंग बहुत मैटर करता है कि आपका सराउंडिंग क्या है। बाकी तो अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा आसान रास्ता होता है किसी भी चीज को करने में। तो सबसे पहले तो फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, मेरे बड़े भैया बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट पूरे लगभग 1.5 साल अच्छे से किया। पहले भी करते हैं, लेकिन उस दौरान मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं सिर्फ नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम, जो कि मतलब लोग बहुत प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, हायर एजुकेशन में जो जा रहे हैं वही प्रायोरिटाइज करते हैं इस एग्जाम को। तो ऐसे एग्जाम के भी उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया। तो एक तो फैमिली मोटिवेशन था हमेशा से। बाकी यहाँ मैं लखनऊ में अपने मौसी मौसा जी के साथ रहता हूँ, तो उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, टाइम दिया मुझको पूरा। मैंने प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो सुबह मैं लगभग 7 बजे निकलता था लाइब्रेरी के लिए, और शाम को उसी वक्त 7 बजे के आसपास ही वापस आता था। तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। बाकी जैसे पढ़ने लिखने में कोई चीज जैसे मुझे नहीं आती थी या मैं कहीं फंसता था, तो आपसे कांटेक्ट करता था, प्रतिभा मैम से कांटेक्ट करता था, कभी कभी चौधरी सर से कुछ पूछता था। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी मुझे बीच बीच में सपोर्ट दिया। तो ये सारे सपोर्ट्स मिलते गए। बाकी दोस्तों में बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे, रजनीश, समर्पित, हमारे जूनियर बैच से एक दोस्त थी हमारी पारुल त्रिपाठी, उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया पूरे ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये सारे सपोर्ट जितने काम कर रहे थे, सारे लोग मोटिवेट कर रहे थे, तो ये सब मिला जुला करके फिर एग्जाम में अच्छे से बैठा। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम फॉर ढालसर क्लासेस। थैंक यू सर। थैंक यू मृदुल, थैंक यू।